नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम भारत विरोधी टूल किट के एक एक पुर्जे का विश्लेषण करेंगे। खालिस्तानी टूल किट से किस तरह अफवाहों को दिशा दी जा रही थी, कैसे भारत की छवि गिराने वाला माहौल बनाने के लिए षड्यंत्र हो रहा था, सोशल मीडिया पर खलबली मचाने के लिए वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी। इस पर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हो रहे विवाद के बाद टूल किट केस की दिशा क्या है, ये आपको बताने वाले हैं। उधर कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस भी आंदोलन को लेकर काफी एक्टिव हैं और बार बार ट्वीट करके अपनी मौजूदगी ट्विटर पर दर्ज करा रही हैं। लेकिन ये बात व्हाइट हाउस को पसंद नहीं आई है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि मीना हैरिस अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी चाची कमला हैरिस के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें। इसके बाद बंगाल की ममता रसोई का चुनावी मेन्यू भी आपके सामने आज हम रखने वाले हैं खबरदार में, और दिखाएंगे कि सियासत के रसोड़े में दीदी कितनी एक्टिव हैं। 5 रुपए की थाली से लेकर जय श्री राम और सरस्वती पूजा वाली पॉलिटिक्स तक 9:30 बजे आपको बंगाल की सियासत का बढ़ता हुआ तापमान महसूस होगा। आपको एक्स्ट्रा खबरदार करने वाली जानकारियां भी हमारे पास हैं। आज से सभी 4 पहिया गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए फास्टैग लगवाना जरूरी कर दिया गया है। देश के किसी भी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। फास्टैग नहीं लगवाया तो टोल पर 2 गुने पैसे देने होंगे। आपको बताते चलें कि जनवरी 2021 तक देश में 2.5 करोड़ फास्टैग यूजर हो चुके हैं। उधर एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। फरवरी में ऐसी बढ़ोतरी दूसरी बार हुई है। इससे पहले 4 फरवरी को दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह फरवरी में एलपीजी सिलेंडर कुल मिलाकर 75 रुपए महंगा हो चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के मुद्दे पर आज व्हाट्सएप से कहा है कि आप भले ही खरबों डॉलर वाली कंपनी हो, लेकिन लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी का मूल्य पैसों से कहीं ज्यादा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने फेसबुक, व्हाट्सएप और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। इस पर व्हाट्सएप का रुख यह है कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर विशेष कानून है। अगर भारत में भी ऐसे कानून हो तो हम उनका भी पालन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश विरोधी टूलकिट बनाने में 3 नाम सामने आए हैं। इनमें एक नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि का है, जिसे शनिवार को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इसे दिल्ली लाकर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दूसरा नाम मुंबई के एक्टिविस्ट निकिता जैकब का है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील भी हैं। वहीं तीसरा नाम शांतनु का है, जो इंजीनियर हैं और महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले। दिशा की गिरफ्तारी के बाद निकिता और शांतनु की भी पुलिस को तलाश है। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। इन 3 चेहरों पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल के संपर्क में थे। खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ के लोगों के साथ मिलकर इन्होंने वो टूल किट तैयार किया जिससे भारत विरोधी माहौल बनाने की प्लानिंग हुई थी, और इसे हूबहू अंजाम दिया गया। दिशा रवि का रोल क्या था? निकिता जैकब और शांतनु के साथ मिलकर ये कैसे खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थी? टूल किट वाली साजिश कैसे तैयार की गई? दिशा रवि कैसे पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से संपर्क में थी? टूल किट मामले के इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल हम आपको बताते हैं। देश के खिलाफ साजिश की टूल किट डिकोड हो चुकी है। वो चेहरे बेनकाब हो गए जो साजिश का मोहरा बने थे। जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर की थी, उसे तैयार करने वालों का दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया। बेंगलुरु की रहने वाली दिशा रवि, मुंबई की रहने वाली वकील निकिता जैकब, महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला शांतनु, भारत विरोधी टूल किट के पीछे यही लोग थे। इन्हीं ने टूल किट वाला गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। इस डॉक्यूमेंट को शांतनु के बनाए ईमेल अकाउंट से क्रिएट किया गया था। दिशा और निकिता ने इस डॉक्यूमेंट में एडिट किया था, इसमें चीजें जोड़ी थी और आगे शेयर किया था।
जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। बात सिर्फ किसी आंदोलन की रणनीति बनाने वाली टूल किट की नहीं है। ये लोग कैसे एंटी इंडिया गैंग के हाथों खेल रहे थे, ये कैसे खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर चल रहे थे, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी सामने आ गई है। दिशा, निकिता और शांतनु खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में थे। जेपीएफ के मो धालीवाल ने कनाडा की रहने वाली पुनीत नाम की महिला के जरिए इन लोगों से संपर्क किया था। 11 जनवरी को पीजेएफ की जूम मीटिंग में निकिता और शांतनु भी शामिल हुए थे। इसमें किसान आंदोलन पर ग्लोबल डे ऑफ एक्शन तय किया गया था। खालिस्तानी समर्थकों के साथ जूम मीटिंग में जो चीजें तय की गई थीं, उसी के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें दिशा पकड़ी गई है, निकिता और शांतनु फरार हैं। ग्रेटा फाइल्स जो तहकीकात की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से, उसमें एक और आरोपी का नाम सामने आया है, एडवोकेट निकिता जैकब, जो कि गोरेगांव स्थित मुंबई की एक हाई राइज में रहती है। डी विंग में इसी बिल्डिंग में निकिता का घर है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, सर्च किया गया, निकिता घर पर नहीं मिली है। उनके अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में है, क्योंकि उनका मिलना, इस पूरे टूल किट ऑपरेशन को किस तरह से किया गया था, क्या एडिटिंग हुई थी लेटर्स में, ये सारी चीजों का जवाब लेने के लिए बहुत जरूरी है। जल्द ही हो सकता है कि उनके घर से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो सीज किए जाए, जिससे पुलिस को इस केस में आगे की जो क्लूज हैं वो प्राप्त हों। यानी टूल किट के जरिए जो एक्शन प्लान बनाया गया था, उसे अमल में लाने के लिए दिशा, निकिता और शांतनु जैसे लोगों के साथ खालिस्तानी ताकतें लगी थी। खालिस्तानी समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद जो टूल किट तैयार की गई थी, उस टूल किट को दिशा रवि ने पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर भेजा था। दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नाम की संगठन की संस्थापक सदस्य हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाते ग्रेटा थनबर्ग से भी सीधी जुड़ी हैं। दिशा रवि ने टूल किट तैयार करने वाले सदस्यों को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसे उसने बाद में डिलीट कर दिया। दिशा रवि ने फोन का काफी डेटा डिलीट कर दिया। दिशा के टेलीग्राम चैट से ये भी पता चला कि गिरफ्तारी से पहले 3 फरवरी को ओनर्स राइट्स को लेकर दिशा ने टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट्स और लिंक भी डिलीट कर दिए थे। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। ग्रेटा थनबर्ग जैसी बड़ी हस्तियों को जोड़ने का मकसद ये था कि किसान आंदोलन को बड़ा बनाना है, दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाना है, किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना है, आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना है और फिर भारत को बदनाम करना है। टूल किट में किसान आंदोलन पर 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग से डिजिटल स्ट्राइक करने, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करने और 26 जनवरी से फिजिकल एक्शन करने के एक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे। भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने की बातें लिखी गई थी। योग और चाय जैसी सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने को कहा गया था। दुनिया में भारतीय दूतावासों को टारगेट करने का काम दिया गया था। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई वो हूबहू वैसी ही थी जो टूल किट में बताई गई थी। आज जो दिशा रवि है उन्होंने कहा कि उन्होंने टूल किट में 2 से 3 जो लाइन है वो एडिट किए थे, वो पूरी तरह से निर्दोष है। बावजूद इसके दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके पीछे खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की साजिश है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दरअसल टूल किट में जो बातें लिखी थी ठीक उसी तरह से हुआ भी था। सोशल मीडिया पर माहौल बनाया गया, आंदोलन से जुड़े लोगों को भड़काया गया। फिर 26 जनवरी को हिंसा हुई
रिहाना और ग्रेटा जैसी हस्तियों ने किसान आंदोलन पर ट्वीट किए। अब इसका पता चल चुका है कि इस सब के पीछे कौन था। जब ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह टूल किट शेयर कर दी थी, तब से ही दिशा रवि को अंदेशा हो गया था कि वो पकड़ी जाएगी। दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी हमें मिली है। इसमें टूल किट मामले में दिशा रवि को अपनी गिरफ्तारी का डर साफ दिख रहा था। जब ग्रेटा ने टूल किट शेयर कर दी थी तो दिशा ने ग्रेटा से कहा कि क्या कुछ समय हम चुप रह सकते हैं। वो अपनी वकीलों से बात कर रही हैं क्योंकि दिशा का नाम सामने आ गया है। दिशा ने लिखा कि उनके खिलाफ यूएपीए कानून की धारा लग सकती है, यानी दिशा को कहीं ना कहीं पता था कि उसने जो किया वो कानूनी तौर पर गलत था। इसीलिए सवाल है कि दिशा रवि को मासूम क्यों माना जाए। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि जिन लोगों से वो बात कर रही थी, जिन लोगों के इशारे पर वो टूल किट तैयार कर रही थी, वो खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़े हुए हैं। उस टूल किट को दिशा जगह जगह शेयर कर रही थी, ग्रेटा थनबर्ग तक टूल किट पहुंचा रही थी, ये जानते हुए भी कि ये सब दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद दिशा रवि की गिरफ्तारी पर वो लोग उबल पड़े हैं जिन लोगों को टूल किट का पता चलने पर गुस्सा नहीं आया। अब ये लोग दिशा रवि की उम्र का हवाला दे रहे हैं। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। If you speak against the government, you will be dealt with in this fashion. जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने जैसे ही बेंगलुरु से दिशा रवि को पकड़ा और उसे दिल्ली लेकर आई, वैसे इस पर सारे मोदी विरोधी एक ही दिशा में बोलने लगे। राहुल गांधी ने लिखा, बोल दे कि लब आजाद है तेरे। प्रियंका वाड्रा ने कविता लिखी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। पी चिदम्बरम ने लिखा, क्या किसानों के विरोध का समर्थन करने वाला टूल किट अब चीन की घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। शशि थरूर ने लिखा कि भारत सरकार अपनी ग्लोबल इमेज को डैमेज कर रही है, क्या उसे इसकी परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ो, लेकिन लोगों को बुरा मत बोलो, उन्हें बदनाम ना करो, किसानों को ना पीटो, छात्रों को ना पीटो। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट, अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं। तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के ये हमले बीजेपी और सरकार के अपने तर्कों के सामने बेअसर हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी को बीजेपी और सरकार बिल्कुल सही मानती है, फिर चाहे वो 22 साल की ही क्यों ना हो। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि आतंकी कसाब और बुरहान वानी भी तो 21 साल के थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। They cannot spare a 21 years girl. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students. I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India, right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused, then make Rihanna an accused. अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो।
बयानों के इस राजनीतिक तूफान के बीच बीजेपी और सरकार डटकर खड़ी है, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू ने भी बोला है कि इस तरह की गिरफ्तारियां सही नहीं है। संगीन धाराओं में किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। भारत का गणतंत्र और भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि किसी के ट्वीट करने भर से यहाँ की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम समाप्त हो जाएगी। लिहाजा इन छोटी चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो अगर इन एंगल को खोजने के बजाय जो किसान संगठनों के द्वारा असंतोष के मुद्दे उठे हैं उनको प्रमुखता से सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। एक पक्ष यही सवाल कर रहा है कि 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करने से कैसा संदेश जाएगा? क्या 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करना जरूरी था? तो दूसरा पक्ष ये पूछ रहा है कि क्या उन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए जो देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बने हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते हो, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने के लिए एक ग्लोबल गैंग लगा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर अपना करियर बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों में मीना हैरिस का भी नाम है, जो अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी हैं। किसान आंदोलन पर भारत सरकार के खिलाफ मीना हैरिस खुलकर बोल रही हैं और भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं। मीना हैरिस को कोई जानता नहीं था सिवाय इसके कि वो कमला हैरिस की भतीजी हैं, लेकिन अब व्हाइट हाउस की टीम ने भी कह दिया है कि मीना हैरिस अपनी पर्सनल ब्रांड को चमकाने के लिए कमला हैरिस के नाम का इस्तेमाल ना करें। जब से कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, तभी से उनके नाम पर उनकी भतीजी मीना हैरिस खुद को खूब प्रमोट कर रही हैं। मीना हैरिस खुद वकील हैं, कारोबारी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो कमला हैरिस के नाम के सहारे खुद को चमकाने में जुटी हुई हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। कमला हैरिस की वजह से लोग उन्हें फॉलो करने लगे, लेकिन ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और ऑफिस व्हाइट हाउस को पसंद नहीं आई और उन्होंने कमला हैरिस के नाम पर मीना हैरिस को अपना पर्सनल ब्रांड बनाने से रोक दिया। मीना हैरिस जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं, उससे अमेरिकी सरकार के लिए भी दुविधा की स्थिति है। इसीलिए उन्हें इस तरह से टोका गया है। बंगाल की चुनावी रेस में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की होड़ लगाए हुए हैं। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए योजनाओं का ऐलान किया, तो आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 रुपए की थाली को लॉन्च कर दिया। हर रोज दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच कोई भी लंच कर सकता है। बीजेपी ने इसे ममता का चुनावी स्टंट बताया है। इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का एक और बयान सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी की एक परिवर्तन यात्रा में ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि चुनाव बाद वो लोग बेटों का चेहरा नहीं देख पाएंगे। इससे पहले टीएमसी की एक रैली में बीजेपी नेताओं की चमड़ी उधेड़ देने के नारे लगे। पश्चिम बंगाल के गर्म चुनावी माहौल में ममता बनर्जी का गर्मा गर्म चुनावी मेन्यू भी तैयार है। चुनाव की उल्टी गिनती के बीच मुख्यमंत्री ने अपनी सियासी थाली लॉन्च की है। कोलकाता में सीएम की मौजूदगी में ममता की सरकारी रसोई से सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन की गारंटी दी गई। You know, we are fighting always roti, kapra or makan. So this government provide the poor people roti. That means the food. This government provide the people for the health scheme. That's why बीजेपी are shouting. हमने देखा दुआरे सरकार करके एक कैंपेन चलाया गया बहुत महीनों तक, जिसमें लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ले जाने की कोशिश की गई। वहां पे भी कैंप बनाया गया ताकि करोड़ों लोग अपना शिकायत, अपना समस्या लेके उस कैंप में आ पाए और उसका हल, सुविधा सरकार खुद जाके लोगों के घरों तक डोर स्टेप डिलीवरी कर पाए। और उसी का एक्सटेंशन आज ये कैंप लगाया गया है। पूरे कोलकाता शहर में आप देख सकते हैं इस तरह का कैंप बनाया गया है।
ममता की सियासत के रसोड़े से समाज के एक बड़े तबके को साधने की रणनीति है। पूरे कोलकाता की 16 जगहों पर सरकारी स्टॉल लगाया गया। हर रोज यहाँ लोग दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ममता की चुनावी मेजबानी का आनंद ले सकेंगे। हर स्टॉल पर सिर्फ 5 रुपए में थाली दी जाएगी, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और अंडे परोसे जाएंगे। 5 रुपए कूपन बनाना पड़ेगा और सरकार की ओर से आपको यहाँ पे खाना मुहैया किया जा रहा है। अब दोपहर का खाना आप देख सकते हैं बन के यहाँ पे रखा गया है और आज से वो चालू हो गया है। आपको चावल मिलेगा, उसके साथ साथ दाल, अंडा करी और उसके साथ साथ सब्जी। स्कीम लॉन्च होते ही ऐसे ही के स्टॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। हर कोई चुनावी भोज में जायके का मजा उठाता दिखा, लेकिन सिर्फ लोगों के आनंद से नेता को जायका नहीं आता। नेताओं को वोट वाले जायके की तलाश रहती है। बहुत सुविधा होगा सर, बहुत सुविधा। हर आदमी को, हर व्यक्ति को सुविधा होगा, सबके लिए होगा और हमारे भी लिए होगा सर। खूब खुशी, खूब आनंद पाई। स्कीम को ममता सरकार ने नाम दिया है माँ। ये नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे में माँ, माटी और मानुष्य से लिया गया है। टीएमसी इसे आम लोगों से जुड़ने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर देख रही है। उधर बीजेपी को ममता के सियासी रसोड़े वाले व्यंजनों का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। আজকে বাংলা সাধারণ মানুষের কাছে খাওয়ার টাকা নেই, পয়সা নেই, ইনকাম নাই, তাই 5 টাকার মা ক্যান্টিন চালাতে হচ্ছে। দিদিমণি প্রমাণ করলেন তিনি প্রশাসক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, মানুষকে ভিখারি করে রেখেছেন, তাই 5 টাকা দিয়ে সরকারি ক্যান্টিনে। टीएमसी तैयार बैठी थी। बीजेपी के हमले के तुरंत बाद पलटवार हुआ। सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री बंगाल में झटपट लोकार्पण कर रहे हैं और योजनाओं को लॉन्च करने की हड़बड़ी क्यों है। हम तो प्रश्न कर रहे हैं मोदी जी इतना बार क्यों आ रहे हैं, अमित शाह क्यों आ रहे हैं चुनाव से पहले। ये प्रोजेक्ट उद्घाटन कर रहे हैं, उस दिन यहाँ पर किए हैं हल्दिया में, तो क्यों उससे पहले उनका ख्याल नहीं था। ये सब विभ्रांत प्रश्न है। ये पश्चिम बंगाल में चुनावी रेस चल रही है। बीजेपी परिवर्तन रथ दौड़ाती है तो ममता दीदीर दूर यानी दीदी का संदेश ले जाने वाला वाहन। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनसंवाद। लेकिन इस जनसंवाद की भाषा हर रोज लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। पश्चिमी मिदनापुर में ऐसे ही एक परिवर्तन रथ पर सवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष संवाद तो कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा और शब्दों को सुनिए, जिसमें तलखी भी थी और धमकी भी। যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চাও তাকে শান্ত হতে বলো, নালে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। बंगाल में बीते कई दशकों से हिंसा की राजनीति को बदलने का दावा करने वाली बीजेपी के नेता जब हिंसा की जुबान बोलेंगे तो सवाल उठना तय है। लेकिन टीएमसी भी कहां पीछे है। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के मार्च में चमड़ी उधेड़ देने का नारा लग रहा है। हुगली में बीजेपी मंडल अध्यक्ष शांतनु पॉल पर हमला हुआ और आरोपी टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता फिरोज कमल पर भी जानलेवा हमला हुआ। उनकी कार को देसी बमों से निशाना बनाया गया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाती हैं। बंगाल में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब सियासी झंडे खून से न रंग जाते हों। रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान, मंच पर, गली नुक्कड़ों पर, घर के अंदर या घर के बाहर कोई भी कहीं भी सियासी नफरत का शिकार बन सकता है। नेता छोटा हो या बड़ा, कोई भी बंगाल की सियासत की इस तासीर से अछूता नहीं है। और इस हिंसा के बीच आम लोगों के हाथ 5 रुपए की चुनावी थाली ही लगती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की 5 रुपए की थाली कोई नई बात नहीं है। अलग अलग राज्यों में वक्त वक्त पर ऐसी चुनावी थालियां लॉन्च होती रही हैं। साल 2011 में झारखंड की तब की बीजेपी सरकार ने 5 रुपए में दाल भात योजना लॉन्च किया और इस चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से उसने जीत दर्ज की थी। साल 2013 में तमिलनाडु में एआईएडीएमके की जयललिता सरकार ने अम्मा कैंटीन को लॉन्च किया था। इस चुनाव में जयललिता की शानदार वापसी हुई थी। अप्रैल 2015 में ओडिशा में भी नवीन पटनायक की सरकार ने शहरी गरीबों के लिए आहार योजना शुरू की थी।
5 रुपए यहां भी भोजन की व्यवस्था थी। पटनायक ने सत्ता में वापसी की। दिसंबर 2016 में राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना लॉन्च कर 5 से 8 रुपए की थाली सजाई थी। हालांकि वसुंधरा विधानसभा चुनाव हार गई थी। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी। इसमें 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसके बाद चुनाव में बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। जुलाई 2018 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 203 अन्ना कैंटीन को लॉन्च किया था। यहां भी 5 रुपए में ही खाना खिलाया गया, लेकिन चुनाव में नायडू की हार हुई। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था। अब बंगाल में पूजा में सियासत भी हावी है। टीएमसी ने हुगली समेत बंगाल में सरस्वती पूजा करने का फैसला किया है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आते ही ममता का धार्मिक प्रेम जाग गया है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को हर मोर्चे पर तगड़ा जवाब देने की रणनीति तैयार की है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दी है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम के आराध्य थे। माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा? जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। बंगाल की चुनावी बिसात में श्री राम, माता सीता, देवी दुर्गा की चुनावी एंट्री तो पहले ही हो गई थी। अब विद्या की देवी सरस्वती को भी चुनावी दंगल में शामिल कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धर्म युद्ध हो रहा है। सरस्वती नमो नमः, मां सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। बंगाल में हिंदुत्व पर घमासान छिड़ा है। कोई किसी से पीछे नहीं है। कल सरस्वती पूजा है और टीएमसी ने पूरे राज्य में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का मेगा प्लान बना लिया है। मंदिर के आगे टीएमसी के कार्यकर्ता साफ सफाई कर रहे हैं। शहरों को देवी के पंडालों से पाट दिया गया है। साज सज्जा में भी कोई कमी नहीं। चकाचौंध से भरी लाइटें लगाई गई हैं। हुगली में तो टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार खुद पंडाल सजाने में जुटी है। अपरूपा पोद्दार जो खुद सांसद हैं, वो लगातार सरस्वती पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं और खास तौर पर जो माइनॉरिटी एरिया है वहां पर भी सरस्वती पूजा इस बार सेलिब्रेट की जा रही है टीएमसी के नेतृत्व में। तो एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश है इस साल, जो चुनावी साल है बीजेपी को, कि जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती आ रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में सरस्वती पूजा नहीं होने दी जाती है। तो इस बार ये क्लियर संदेश है टीएमसी की ओर से कि हम खुद सरस्वती पूजा करते हैं और ये आरोप गलत है। दरअसल बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमेशा तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होने देती है। अब टीएमसी इसका जवाब दे रही है। हुगली समेत राज्य के कई हिस्सों में सरस्वती पूजा के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा, दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता किसी की भक्ति पर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन पंडाल में नजर दौड़ाएंगे तो हर तरफ ममता सरकार की योजनाओं का प्रचार दिख जाएगा। यानी इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टीकरण की छवि को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के जवाब में ये तृणमूल कांग्रेस का धार्मिक टूल किट है।
और यहाँ पर जो ममता बनर्जी की तमाम स्कीम हैं, चाहे वो सबूत साथी यानी साइकिल जो उन्होंने दी थी स्टूडेंट्स को, इसके अलावा गांव में जाकर ममता बनर्जी बैठ रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही है, दुआरे सरकार बोलिए, पाड़ाए सरकार बोलिए, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य साथी कार्ड, हेल्थ कार्ड जो दिया है और जो मोबाइल और टैब दिया है, उन सब योजनाओं के कटआउट इस दौरान लगाए जा रहे हैं। जो पंडाल बनाया जा रहा है उसके इर्द गिर्द सरस्वती की मूर्ति फिलहाल आ चुकी है। पूजा और जनसंवाद के इस मिक्स में बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस का चुनावी स्टंट दिखाई देता है। बीजेपी सांसद कह रही हैं, पूजा तो कर रहे हैं पर हृदय साफ नहीं है, यानी लड़ाई अब पवित्र पॉलिटिक्स पर आ गई है। और ये पॉलिटिक्स कहां पर जाकर खत्म होगी, ये अपने आप में भी सवाल बना हुआ है। हालांकि बहुत जल्द अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी पश्चिम बंगाल के लिए होने जा रहा है। किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए सरकार का इरादा फसलों के साथ ही पशुपालन को भी बढ़ावा देने का है। इसके लिए काऊ फैक्ट्री के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम किया जाएगा। साथ ही डेयरी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। अगर इन योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए तो फिर टारगेट थोड़ा देर से ही सही लेकिन हासिल जरूर होगा। इन योजनाओं में है डेयरी उद्योग। खेती के साथ ही पशुपालन आय बढ़ाने का आसान जरिया है। खुद पीएम सदन में अपने संयुक्त संबोधन में इसका जिक्र कर चुके हैं। डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है। यानी इतना बड़ा हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं, इस पहलू को हम भूल जाते हैं। 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है। कोरोना काल में देश के बाकी सेक्टर्स की तरह डेयरी उद्योग को भी नुकसान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-अक्टूबर 2020 में डेयरी उत्पादों के निर्यात में करीब 3.2% की गिरावट आई है। ये गिरावट कोरोना के चलते पैदा हुए प्रतिबंधों की वजह से हुई है, लेकिन सरकार अब इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए कई योजनाओं के साथ तैयार है। इनमें शामिल है डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष यानी DIDF, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPDD और सहायक डेयरी सहकारिता और किसान उत्पादक संगठन यानी SDCFPO। सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं के दम पर वो डेयरी उद्योग को नई बुलंदियों पर ले जाएगी, जिससे आखिरकार फायदा पशुपालक किसानों को होगा। काऊ फैक्ट्री से टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह पशुओं का प्रजनन होगा और इस तकनीक से उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही फिशिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठाएगी। पूरे देश में गोवा फिशरी हब बनने की ताकत रखता है और इसीलिए हमने मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से वार्ता करके लगभग 400 करोड़ का 400 करोड़ का निवेश का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कुछ करेगी, कुछ स्टेट और पोर्ट शिपिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके करेंगे। डेयरी उद्योग को भी उम्मीद है कि इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उद्योग सरकार के राजस्व को बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और आयात घटाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान करेगा। दूध का टोटल प्रोडक्शन अराउंड 190 लाख टन का है हमारे कंट्री में, भारतवर्ष में, जिसके अंदर मोर देन 50% दूध का प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग प्राइवेट इंडस्ट्री के माध्यम से करी जाती है। डेयरी में नए नए माध्यम से, जो नए टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्री व कोऑपरेटिव सेक्टर जो काम करता है, उससे नई प्रोडक्टिविटी व उसके अंदर क्वालिटी अच्छी हो रही है। अच्छी क्वालिटी के माध्यम से हम डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बाहर करने में सफल हो रहे हैं। जाहिर है इकोनॉमी को बढ़ाने से लेकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण तक संभावनाएं भारत के परंपरागत सेक्टर्स में भरपूर हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें पहचान कर प्रोत्साहन देने और योजनाओं को सही से लागू करने की।
डेयरी उद्योग का भी मानना है कि अगर योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए तो फिर इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एनिमल हस्बेंड्री के एरियाज में मैक्सिमम सरकारी योजनाएं राज्य सरकार व सरकारी क्षेत्र में ही रह जाती है। कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी जो सरकार बनाती है तो उसे प्राइवेट सेगमेंट को साथ लेकर अपना बनाया जाए, ताकि उसके अंदर सारे बेनिफिट्स कोऑपरेटिव और प्राइवेट इंडस्ट्री को सारे को साथ साथ मिले। उम्मीद है कि अब सरकार इस सेक्टर की मुश्किलों को समझकर उन्हें दूर करेगी, जिससे ये किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।